क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो है वो आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी करने वाले हैं। सारे एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप विद न्यूमेरिकल्स बेटा जी हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है वो सारी की सारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स की जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। आई कार्ड पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इसका लिंक है। प्लेलिस्ट जो है वो बन चुकी है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये पर्टिकुलर लेक्चर आप लोगों का होने वाला है। पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा का सारा लेक्चर जो है वो हम लोग बेटा जी नोट करेंगे। मूव करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें बोल रहा है अब व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी, मतलब जब एक बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ फ्री फॉल जो है वो कर रही है, मतलब इस तरीके से फ्री फॉल जो है जब किसी बॉडी का हो रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी हम लोगों के पास क्या रहती है। तो देखो बेटा जी, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से अगर हम लोग बात करें तो जब भी कोई बॉडी हम लोगों के पास जो है वो एक फ्री फॉल कर रही है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो बॉडी की हम लोगों के पास टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से जो है वो फिक्स्ड है। बस इसके अंदर एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो रही है कि जैसे जैसे हाइट से बॉडी फॉल कर रही है तो हम लोगों के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन इन दोनों का समेशन जिसको हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, एक चीज आप याद रखो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों के पास जो है वो मैकेनिकल एनर्जी रहता है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंजर्व्ड रहती है। तो टोटल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो वो कांस्टेंट जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है। सी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहे हैं। अ कार इज एक्सेलरेटेड ऑन अ लेवल्ड रोड एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार। देखो बेटा जी, एक पर्टिकुलर सड़क पे जो है वो हम लोगों के पास गाड़ी चल रही है। इस पर्टिकुलर सड़क पे गाड़ी जो है वो v वेलोसिटी से चल रही है। कुछ एक ऐसी टाइम सिचुएशन हम लोगों के पास आई जब ये गाड़ी जो है वो 4 टाइम्स v से चलने लगी। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ना जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो तो चेंज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² हम लोगों के पास रहता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की जाए तो सड़क के ऊपर जो हाइट है वो बॉडी की जो है वो सेम है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या रहता है, m इंटू जी इंटू एच। ये हाइट पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे जो है ये पर्टिकुलर चीज नहीं डिपेंड करती। इसीलिए जो हम लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी है गाड़ी की वो चेंज नहीं होगी, और ए पार्ट जो है वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आंसर हम लोगों का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अब वर्क डन जो है वो नेगेटिव किस सिचुएशन में होता है। देखो बेटा जी, एक चीज आप याद रखो अपने दिमाग में, अगर ये बॉडी है इसके ऊपर फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है और हम लोगों के पास जो मोशन है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, मतलब फोर्स और मोशन के बीच में टोटल कितने का एंगल बने, 180 डिग्री का एंगल बने, तो ऐसे सिनेरियोज को जो है वो हम लोग नेगेटिव वर्क जो है वो बोल देते हैं। अब कई बार ना दिमाग में आता है यार ये सिनेरियो होगा कैसे, मतलब फोर्स तो नीचे लग रहा है बॉडी की तरफ और बॉडी ऊपर कैसे चल सकती है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है बॉडी तो यूजुअली उसी डायरेक्शन में मूव करती है। तो देखो बहुत सिंपल है इस चीज को समझना। मान लीजिए बेटा मैंने इस पर्टिकुलर बॉल को जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब ऐसे पकड़ा और इस बॉल को मैंने ऐसे उछाल दिया। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर देखा जाए तो बॉडी का जो मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हम लोगों के पास, जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब यहां पे अगर देखा जाए तो एंगल कितना बन रहा है हम लोगों के पास, 180 डिग्री का बन रहा है। तो ऐसे सारे सिनेरियोस जिसके अंदर एंगल जो है वो 180 बन रहा है, मतलब फोर्स और मोशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो हम लोगों के पास वर्क डन नेगेटिव होने वाला है। तो ये डी पार्ट जो है वो इसका आंसर होगा। तो वैसे भी ना एक चीज आप याद रख लो, एफ एस कॉस थीटा जो है वो हम लोगों के पास वर्क का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब कॉस जो हमारे पास 180 डिग्री है, थीटा जो है वो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, इस कॉस 180 की वैल्यू हम लोगों के पास -1 जो है वो होती है। ठीक है, अब ये कॉस यूजुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पूरे 2 चैप्टर्स आप लोगों को जो है वो करने हैं, वहां पे ये सिनेरियो आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। बट आप अभी के लिए एक चीज समझ लो कि ये एक फंक्शन के तौर पे हम लोगों के पास है
और हम लोगों के पास cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो जब भी एंगल 180 डिग्री बनेगा तो ये नेगेटिव ही वर्क डन हम लोगों को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। आयरन स्फीयर है जिसका मास जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर है? एक आयरन स्फीयर है जिसका मास हम लोगों के पास जो है, आयरन का सिंबल मैं Fe लिख रहा हूं, 10 kg। सेम डायमीटर है एल्यूमिनियम स्फीयर के जितना, और ये है हम लोगों के पास एल्यूमिनियम का स्फीयर। अब दोनों की डेंसिटीज हम लोगों के पास अलग अलग है, तो इसीलिए मासेस भी दोनों के हम लोगों के पास अलग अलग होंगे। दोनों बॉडीज को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया, दोनों बॉडीज को एक सर्टेन हाइट से जो है वो हमारे पास ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ टावर व्हेन दे आर 10 मीटर अबव द ग्राउंड। जब एक सिनेरियो आया कि वो पर्टिकुलर जो है वो हम लोगों के पास कितने मीटर अबव द ग्राउंड है? 10 मीटर अबव द ग्राउंड है, मतलब आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं। दे हैव सेम, इन दोनों का सेम क्या होगा? देखो बेटा जी, इन दोनों बॉडीज के ऊपर जो ग्रेविटी है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो एक सेम जो है वो रहने वाली है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी जो है वो डिस्कस किया था कि ये मास ऑफ द बॉडी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बिल्कुल सेम रहती है, मास से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो हम लोगों के पास सेम रहने वाली है, क्योंकि बाकी सारी सिचुएशंस अगर आप देख लो, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² है। तो इन सारे सिनेरियोस के अंदर अगर आप एक चीज कॉमन देखो तो मास के ऊपर तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला डिपेंड कर ही रहा है हम लोगों के पास। तो इसीलिए ये 3 BCD ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक्सेलरेशन है, तो ए पार्ट जो है वो आंसर हम लोगों के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अ गर्ल कैरिंग अ स्कूल बैग 3 kg ऑफ मास ऑन हर बैक, पीछे जो है उसने बैग टांग रखा, मूव्स 200 मीटर ऑन अ रोड। तो ये कोई बेटा जी लड़की है और इसने जो है वो बैग टांगा हुआ है और रोड पे जो है वो चल रही है। अब बैग का जो मास है वो हम लोगों के पास किसके बराबर है? 3 kg के बराबर जो है वो बैग का मास है, एंड मूव्स 200 मीटर ऑन अ लेवल्ड रोड। तो इस पर्टिकुलर रोड के ऊपर जो है वो कितना मूव कर रही है? 200 मीटर जो है वो मूव कर रही है। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखो आप, मोशन हम लोगों के पास किधर हो रहा है? गर्ल का इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो मोशन गर्ल का हो रहा है, तो ये मोशन हो गया। अब गर्ल पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? ऑब्वियसली ग्रेविटी जो है वो हमारे पास एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जो है वो लगने वाली है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी हम लोगों के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। अब इन दोनों के बीच के अगर एंगल की बात करें हम लोग, तो इन मोशन और जो हमारे पास फोर्स है दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हम लोगों के पास 90 डिग्री होता है, तो इन पर्टिकुलर सिनेरियोज में जो वर्क डन है वो 0 के बराबर होता है। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। कारण इस चीज का मैं बता देता हूं, क्योंकि जो वर्क है बेटा जी वो हम लोगों के पास Fs cos थीटा के बराबर होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू थीटा हम लोगों के पास 90 डिग्री है। और एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, वो क्या कि cos 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास 0 के बराबर होती है, इसलिए ये पूरी टर्म जो है वो हम लोगों के पास 0 हो जाएगी। तो ये डी पार्ट जो है वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? देखो बेटा जी, जूल जो है वो हम लोगों के पास एनर्जी की ही यूनिट है। न्यूटन मीटर, अब देखो यहां पे जो है वो न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके जो है ये यूनिट हम लोगों के पास फॉर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि फोर्स इज न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। अब न्यूटन मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास वर्क ही तो होता है, तो न्यूटन मीटर भी हम लोगों के पास एक वर्क को ही रिप्रेजेंट कर रही है। किलोवाट, किलोवाट इज यहां पे किलो जूल
पर सेकंड। अब किलो जूल पर सेकंड इज नॉट वर्क, ये हम लोगों के पास जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, पावर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। अब किलोवाट आवर जो है ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, तो ये भी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसने नॉट पूछ रखा है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है यहां पे जो आपको ध्यान देनी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी पार्ट हो जाएगा। किलोवाट जो है वो हम लोगों के पास पावर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और किलोवाट आर ले लो, न्यूटन मीटर ले लो, या जो है वो जूल ले लो, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों के पास जो है वो एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। देखो बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों के पास है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट टाइम्स उन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, उनके बीच के एंगल पे भी जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो आंसर जो है वो यहां पे अगर निगेशन से ही देख लें तो डी पार्ट ही जो है वो बचेगा। इनिशियल वेलोसिटी पे अकेला डिपेंड नहीं करता। मान लो कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी पे मूव कर रही है कुछ सर्टेन पे, अब उसके ऊपर कितना वर्क डन हुआ वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उनके डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। सोली जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे बिल्कुल भी वर्क जो है वो हम लोगों के पास डिपेंड नहीं करता। उसने यहां पे भी देखो बेटा जी नॉट पूछ रखा है, तो ये जो है वो डी पार्ट इसका ऑप्शन जो है वो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। वाटर स्टोर्ड इन द डैम। अब देखो किसी भी डैम के अंदर जो वाटर है ना उसको एक सर्टेन हाइट पे जो है वो रख दिया जाता है, तो उस सर्टेन हाइट पे हम लोगों के पास कौन सी एनर्जी जो है वो डैम के अंदर रहती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डैम के अंदर हम लोगों के पास होती है। तो क्या आंसर जो है वो इसका हो जाएगा, डी पार्ट जो है वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहे हैं। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h आफ्टर फॉलिंग h/2, यहां पे ना बेटा जी ये h/2 हम लोगों के पास है, इट विल पोजेसेस। अब देखो एक बॉडी को h हाइट से जो है, ये हाइट मान लीजिए h है, h हाइट से जो है वो इस बॉडी को गिरा दिया गया। जब ये बॉडी h/2 हाइट पे होगी, जैसे मान लो यहां पे बॉडी को ड्रॉप किया गया, ठीक है, अब यहां पे बॉडी को ड्रॉप किया गया तो दोनों बॉडीज के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh/2। ध्यान से समझना इस चीज को। ए बॉडी इज फॉलिंग h/2 हाइट गिरने पे क्या उसका जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। देखो अब जब ये बॉडी h/2 हाइट पे है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम है, तो ए पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू mgh। सिमिलरली ये पर्टिकुलर बी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh होगी, तो इसको करने के लिए हम लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होनी पड़ेगी, mgh/2 होनी पड़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh/2 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी mgh/2 होगी, तभी ना इसका जो समेशन है वो किसके बराबर आएगा, mgh के बराबर आएगा। तो इसीलिए हाफ इसके अंदर अब पोटेंशियल एनर्जी है जो इसकी स्टार्टिंग में थी, और हाफ काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास जो है वो होगी। कैसे, 1:1 रेशो के अंदर जो है वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। तो इस पर्टिकुलर mgh कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर mgh कंपोनेंट के अंदर अब हाफ हम लोगों के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट है, और हाफ ही हम लोगों के पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट है। तो काफी सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करना। तो ये जो है वो सी पार्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का जो है वो क्वेश्चन है। तो एक रॉकेट जो है वो मूव कर रहा है। मान लीजिए बेटा जी रॉकेट का जो मास है वो हम लोगों के पास m है, और ये सर्टेन रॉकेट जो है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है। तो अब देख लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास जो है वो क्या होने वाली है, हाफ mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो रॉकेट की हम लोगों के पास होगी इफ द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज सडनली ट्रिपल्ड। अब ये जो वेलोसिटी है ये रॉकेट की जो है वो ट्रिपल कर दी गई, मतलब कितनी होगी, 3 टाइम्स v जो है वो होगी। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर हो जाएगी, हाफ इंटू में मास में कोई भी चेंज हम लोगों ने नहीं किया, वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो ट्रिपल कर दी। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m इंटू में 9v² विच इज इक्वल टू 9 टाइम्स
हाफ mv² जो है वो हम लोगों के पास होगी। अब रेशोज जो है वो इन काइनेटिक एनर्जीज की अपने को निकालनी है, मतलब अपने को क्या करना है, k1 अपॉन k2 करना है। अब देख लीजिए बेटा जी, k1 कितना है हम लोगों के पास, हाफ mv² है, और k2 जो है वो 9 टाइम्स क्या है, हाफ mv² है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो इसमें तो ये दोनों फैक्टर्स आपस में कट हो जाएंगे, तो इसका आंसर हम लोगों के पास 1:9 जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगा। तो रेशियोज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जो है 1:9 हम लोगों के पास होगी। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। अविनाश कैन रन विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो देखो बेटा जी, अविनाश है, ये कोई बॉडी है, ये हम लोगों के पास कितनी वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रही है, 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रही है, और इस बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हम लोगों के पास लग रहा है। सेम सिनेरियो में कपिल भी जो है वो हम लोगों के पास रन कर रहा है। कपिल कितनी स्पीड से जो है वो रन कर रहा, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन कर रहा, और कपिल के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो 25 न्यूटन का जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। किसकी पावर ज्यादा है और क्यों? देखो बेटा जी, पावर का जो फॉर्मूला है ना वो हम लोगों के पास होता है फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर मैं पहले बंदे की पावर निकालूं तो पहले बंदे के ऊपर फोर्स लग रहा है 10 का, और बंदे की जो स्पीड है वो है 8, तो यहां पे पावर जो है वो हम लोगों के पास 80 वॉट आ रही है। दूसरे बंदे की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में फोर्स है 25 और वेलोसिटी है 3, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो पावर आ रही है वो 75 वॉट के बराबर जो है वो आ रही है। अब आप ही देख लीजिए कौन सा जो है वो मोर पावरफुल है। तो अविनाश जो है वो हम लोगों के पास एक ज्यादा पावरफुल कैंडिडेट है, क्योंकि वो 80 वॉट की पावर को जो है वो जनरेट कर रहा है, जबकि जो कपिल है वो थोड़ा सा कमजोर है, और जो कि जो है वो 25 न्यूटन फोर्स पे 3 मीटर की स्पीड से ही जो है वो रन कर पा रहा है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं, आपको जो है वो क्लियर है, क्योंकि साफ यहां पे नजर आ रहा है कि 80 वॉट जो पावर है वो हम लोगों के पास ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक लड़का है विच मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो लड़के के ऊपर हम लोगों के पास फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शन का जो है वो फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, यहां पे मान लीजिए 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो अपना करेक्ट पाथ जो है वो घूम गया, उसके बाद राउंड अबाउट आ गया और उसने 1.5 चक्कर जो है 1.5 साइकिल जो है वो उसने राउंड अबाउट पे कवर किया। तो यहां पे राउंड अबाउट पे एक चक्कर, फिर उसके बाद जो है वो 1.5 चक्कर काट के अब वो अपने रास्ते आया, और इस पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ पे भी उसने जो है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया। कितना टोटल वर्क डन जो है वो उसने किया? सबसे पहले ना वर्क डन अगर मैं बाय फ्रिक्शन की बात करूं ना, तो बच्चे यहां पे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर क्या करेंगे, बहुत सारे इवन मैंने टीचर्स को भी इस तरह की बेवकूफियां करते हुए देखा है, तो डिस्प्लेसमेंट को जो है वो निकालेंगे, सिंपल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकालेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि वर्क डन जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बतानी है, लेकिन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला मैं तब लगाऊं, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए बेटा जी, यहां से मैंने सिनेरियो शुरू किया ए पॉइंट से मूव करना, और आपने जो है वो मूव करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए और दोबारा से इसी ए पॉइंट पे आ गए, तो आपको लगता है आपके पेन की निब जो है वो नहीं घसी होगी, या जो है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क डन नहीं हुआ होगा? क्यों? क्योंकि आपको हर मूवमेंट पे जो है वो एक फोर्स एक्सटर्नल डायरेक्शन में जो है वो जनरेट करना पड़ रहा है, तभी आपका पेन जो है वो मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड नहीं करता। अगर फिजिक्स की टर्म्स में कहें तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आप लोग क्लास 11th फिजिक्स में जो है वो पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको ये बोलूंगा अभी के लिए आप इसको ऐसे समझ लो कि फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता। अब मान लीजिए आप यहां पे गए
और आपकी गाड़ी जो है वो दोबारा से आके आपने गैराज में पार्क कर दी, तो ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी का टायर नहीं घसेगा, गाड़ी का टायर घसेगा, क्योंकि वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट। नहीं तो ऐसा होने लग जाए तो टायर कभी खराब ही ना हो, है ना, चप्पल कभी घसे ही ना पूरी, क्योंकि आप इनिशियली जो है वो जहां पे भी मूव कर रहे हो, फाइनली तो आप घर पे ही आ रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो उसको नहीं पता डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुकी है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे ना डिपेंड करते हुए डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे जो है वो हम लोगों के पास डिपेंड करता है। तो यहां पे अगर मैं वर्क डन की बात करूंगा तो फोर्स इनटू में टोटल कितना डिस्टेंस जो है वो पर्टिकुलर बॉडी ने जो है वो हम लोगों के पास मूव किया। अब यहां पे अगर देखा जाए तो टोटल फोर्स हम लोगों के पास लग रहा है 5, टोटल डिस्टेंस जो है वो मूव किया वो कितना, पहले जो है वो हम लोगों के पास 1.5 किलोमीटर है विच इज 1500 मीटर, उसके बाद उसने 1.5 चक्कर काटा, 1.5 चक्कर इज 3/2 टाइम्स, एक चक्कर के अंदर कितना मूव कर रहा है 2πr विच इज द सरकमफ्रेंस मूव कर रहा है, प्लस हम लोगों के पास उसके बाद जो है वो 2 चक्कर काट रहा है, तो ये 2000 जो है वो हम लोगों के पास हो गया। तो इसको आगे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 1500, ये 2 से 2 कट रहा है, प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स, यहां हो जाएगा 22/7 टाइम्स रेडियस कितना है 100, प्लस यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा 2000 जो है वो हो जाएगा। तो अब ये 2000 और ये 3500 हो गया, और ये 9 जो है वो ये अप्रोक्सीमेटली हम लोगों के पास कितना हो जाएगा देख लो, ये हो जाएगा 3500 प्लस हम लोगों के पास जो है 73.14 के आसपास हो जाएगा। अब 3.14 को जो है जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9.42, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 942 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और ये हो गया हम लोगों के पास। अब ये 942 जो है जब इसको हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे बेटा जी, तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 4442, ठीक है। तो ये 4442 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने जूल जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन हम लोगों के पास हो जाएगा। मैं जूम करके चल रहा हूं, आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट क्यों जो है वो हम लोग नहीं ले रहे। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करके चलें, फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन फ्रिक्शन एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्टेंस उस बॉडी ने कितना जो है वो मूव किया उसको जो है वो हम लोग ध्यान में रखते हैं और हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी इवन इट्स मोमेंटम इज जीरो। अब देखो बेटा जी, मैकेनिकल एनर्जी जो है ना वो एक टर्म जो है वो हम लोगों के पास कैसे बनी है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस हम लोगों के पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी से बनी है। मान लीजिए कोई मैं सिनेरियो ले रहा हूं कि यहां पे जो है वो कोई भी बंदा खड़ा है सर्टेन हाइट पे, ये बंदा मूव नहीं कर रहा, ये h हाइट पे जो है वो हम लोगों के पास है, तो यहां पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो जीरो के बराबर है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, mgh होगी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही, तो दिस इंप्लाइज बॉडी का जो मोमेंटम है वो भी जीरो है। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, टोटल एनर्जी की, तो वो जीरो नहीं है। तो कोई भी बॉडी अगर एक सर्टेन हाइट पे खड़ी है तो उस बॉडी के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास जो है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी अगर मोमेंटम जीरो है या काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो बॉडी की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है या मैकेनिकल एनर्जी है वो जीरो होगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ जो है वो हम लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी पे भी जो है वो डिपेंड करती है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव मोमेंटम इवन द मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो। क्या किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हो सकता है जब उसकी मैकेनिकल एनर्जी जीरो है? तो बेटा जी ये क्वेश्चन का भी आंसर जो है ना, मैं ना आपको एक चीज बताता हूं, 9th लेवल पे आप इसको कैसे आंसर कर सकते हो। अगर मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों के पास जो है वो किसी बॉडी की जीरो है, तो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों के पास किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, प्लस जो है वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होगी।
कब? जब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जीरो के बराबर होगी। अब काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास क्या होगी? नेगेटिव होगी। मतलब जब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है हम लोगों के पास, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो पे ऑब्जेक्ट कैन हैव अ मोमेंटम, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो सकती है, उसका मोमेंटम जो है वो हो सकता है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी का जो समेशन है वो जीरो हो। अब ऐसा सिनेरियो ना, मैं 9th लेवल पे इस चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट रहता है। शायद कई बार ना मैंने देखा इंटरनेट के ऊपर इसका आंसर भी नो जो है वो लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एनर्जीज को जो है वो क्या मान के चल रहे हैं? पॉजिटिव जो है वो मान के चल रहे हैं। लेकिन ना मैं आपको एक चीज आपको अच्छे से समझ लो कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो एक रेफरेंस लाइन पे जो है वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, मान लीजिए रेफरेंस लाइन को जो है वो मैं एक सर्टेन हाइट पे ले लेता हूं, तो उसके नीचे की जो भी पोजीशंस हैं किसी बॉडी की, वो एक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगी, और उसके ऊपर वाली जो पोजीशंस हैं वो एक पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगी। और अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूं यहाँ पे, मतलब ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर कोई भी बॉडी जो है वो अगर पड़ी है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसके बराबर हम लोगों के पास रहती है। ठीक है, -gmm/r, विच इज ऑलरेडी नेगेटिव। तो बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जीरो हो सकता है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, मोमेंटम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फैक्टर जो है वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज सिंपली इसको समझ लो, 9th लेवल पे आपको स्कूल्स के अंदर इस चीज को कैसे जो है वो समझाना है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास? हाफ mv² है। मास तो पॉजिटिव है, वेलोसिटी का स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी वाला जो फैक्टर है वो हम लोगों के पास क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। तो अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड ऑपोजिट है, उस पर्टिकुलर सिनेरियोज के अंदर जो है बॉडी मूव करेगी, लेकिन उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जीरो है। तो मोमेंटम हो सकता है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो उसकी क्या रहने वाली है? जीरो जो है वो रहने वाली है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ द मोटर। पावर जो है वो उसका फॉर्मूला हम लोगों के पास जो है वो क्या दे रखा है? किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 वॉट जो है वो पावर हम लोगों के पास गिवन है। हाउ मच वाटर पर मिनट, तो टाइम जो है वो कितना दे रखा है हमारे पास? 60 सेकेंड्स जो है वो टाइम दे रखा है। द पंप कैन रेज अप टू अ हाइट ऑफ, कितना पानी जो है वो पंप 10 मीटर हाइट तक जो है वो रेज कर सकता है। तो मैं ना इसमें अज्यूम कर रहा हूं कि पंप जो है वो m मास ऑफ वाटर जो है वो 10 मीटर की हाइट तक जो है, जैसे मान लीजिए यहां से पानी उठाया और इस पर्टिकुलर पानी को इस हाइट तक जो है वो ले आया। कितनी हाइट तक ले आया? m हाइट तक ले आया। तो कितना वर्क डन हम लोगों के पास यहां पे करना पड़ा मोटर को? तो mgh वर्क डन करना पड़ रहा है। अब वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर होता है? पावर के बराबर होता है। पावर हम लोगों के पास जो है वो गिवन है 2000। ठीक है, मास अपने को जो है वो निकालना है, ग्रेविटी सिनेरियो में 10 लेनी है, हाइट भी हम लोगों के पास 10 है, और टाइम जो है वो 60 है। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो ये दो जीरोस से ये दो जीरोस कट होगी, और ये जो है वो हमारे पास 1200 kg के बराबर जो है वो हम लोगों के पास पानी जो है वो मोटर पंप कर रही है 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट के अंदर जो है वो हम लोगों के पास जो है वो 1200 किलो पानी जो है वो एक पर्टिकुलर मोटर पंप जो है वो पंप कर रही है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। हम लोगों के पास एक वेट ऑफ अ पर्सन ऑन प्लैनेट ए इज अबाउट हाफ ऑन दैट ऑफ द अर्थ। किसी बंदे का जो वेट है किसी भी प्लैनेट ए के ऊपर जो वेट है, ये प्लैनेट ए मैंने ले लिया, हाफ है वेट ऑन द अर्थ। वेट ऑन द अर्थ m इंटू जी होता है, तो m इंटू जी का हाफ जो है वो हम लोगों के पास हो गया। अर्थ के ऊपर वो बंदा जो है वो 10 मीटर की जंप जो है 0.4 मीटर की जंप जो है वो लगा सकता है। कितनी जंप जो है वो प्लैनेट ए के ऊपर बंदा जो है वो लगा पाएगा? तो काफी सिंपल है। देखो, अर्थ के ऊपर वो बंदा कितनी एनर्जी से जो है वो मूव कर पा रहा है, तो m इंटू जी इंटू कितनी हाइट तक जनरेट कर पा रहा है, यही सेम एनर्जी जो है वो इसकी कहां पे रहने वाली है? प्लैनेट ए पे जो है वो रहने वाली है। अब प्लैनेट ए की जो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ये प्लैनेट
अर्थ की एनर्जी है, तो प्लैनेट ए की एनर्जी किसके बराबर होगी? वेट कितना है बॉडी का, मतलब m इंटू जी, वेट कितना हो गया बॉडी का, और कितनी हाइट तक जो है वो मूव कर पा रहा है। अब एनर्जीज, क्योंकि बंदे की इंटरनल एनर्जी से ही बंदा जो है वो जंप कर पा रहा है, दोनों केसेस के अंदर मैं सेम लेके चल रहा हूं। तो यहां पे देख लो mg/2 टाइम्स h दैट इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू 0.4। तो mg से ये mg कट गया और यहां पे हाइट जो है वो 0.4 टाइम्स 2 होगी विच इज इक्वल टू 0.8 मीटर। तो ये इतनी हाइट तक जो है वो बंदा प्लैनेट ए के ऊपर जो है वो टोटली जंप करेगा। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। A velocity of a body moving in a straight line is increased by applying a constant force for some distance in the direction of the motion. Prove that the increase in the kinetic energy of a body is equal to the work done by the force. अब देखो कोई बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उस बॉडी के ऊपर जो है वो हम लोगों के पास एक फोर्स लग रहा है F। कितना डिस्टेंस बॉडी मूव की, मैंने मान लिया स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और s डिस्टेंस जो है वो मूव की। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो वर्क डन है, तो देखो बेटा जी पहले तो वर्क डन हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर होता है? बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वर्क डन हो गया F इंटू एस। अब ये वर्क डन को अपने को प्रूव करना है कि वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। बहुत ही सिंपल है इसको प्रूव करना, ये ना वर्क एनर्जी थ्योरम भी है। तो देखो फोर्स जो है वो हमारे पास क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा जी एक चीज देखो, यहाँ पे फॉर्मूला रहता है हम लोगों के पास कौन सा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। तो यहां से बेटा जी अगर मैं as जो कि यहां पे दे रखा है s, इसकी वैल्यू निकाल लूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय किसके बराबर होगी? 2 के बराबर होगी। तो यहां पे देखो मास टाइम्स ये वैल्यू जो है इधर सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय क्या हो गया? ये 2 के बराबर हो गया। तो यहां पे वर्क डन जो है वो किसके बराबर हो गया? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अब हाफ mv स्क्वायर हम लोगों के पास क्या हो गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv u स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये हो गया वर्क डन। तो दैट इज बेसिकली द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। यही जो है वो अपने को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, इज इट पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट बट द वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी जो है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर हो, एक्सेलरेशन के अंदर जो है वो मूव कर रही हो, लेकिन वर्क डन जो है वो जीरो हो? तो बेटा जी एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, मैं ना आपको एक सिनेरियो बताता हूं। ये बॉडी अगर ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है हम लोगों के पास, लेकिन इसमें फोर्स जो है वो कहां पे लग रहा है? सेंटर की तरफ जो है वो लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो टेंजेंशियल है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो हम लोगों के पास 90 डिग्री है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जब 90 डिग्री रहता है बेटा, तो हम लोगों के पास जो वर्क डन है उसकी वैल्यू हमारे पास जीरो होगी, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया कि cos 90 जो है वो जीरो के बराबर होता है। वर्क डन देखो ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास? fs cos थीटा है। cos 90 जो है वो जीरो होगा, इसलिए वर्क डन जो है वो जीरो होगा। तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो शो कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू है वो जीरो के बराबर जो है वो होगी। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर इफ द एनर्जी ऑफ द बॉल इज रिड्यूस्ड बाय 40% आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो कितना बॉल जो है वो हमारे पास बाउंस बैक करेगी? तो देखो बेटा जी इस पर्टिकुलर जगह से बॉल को जो है वो गिराया गया, तो ये ए पॉइंट है। तो अगर मैं ए पॉइंट की एनर्जी की बात करूं तो ए पॉइंट पे जब बॉल को गिराया गया तो उसके अंदर एनर्जी थी mgh। तो अब ये बॉडी की एनर्जी जो है जब वो बाउंस बैक की तो 40% रिड्यूस होगी, ठीक है। अगर बॉडी की एनर्जी 40% रिड्यूस होगी तो इसका बाउंस बैक करने का जो एनर्जी था, मतलब बी पॉइंट पे जो एनर्जी था वो किसके बराबर हो जाएगा?
देखो 40% एनर्जी रिड्यूस हुआ तो बचा कितना एनर्जी उसके अंदर, 60% बच गया। देखो 40% तो स्ट्राइक करने पे ही खत्म हो गया, तो बचा कितना, 60% जो एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास बच गया। तो 60% मतलब 60/100 टाइम्स जो है वो mgh एनर्जी हम लोगों के पास जो है वो बच गया। अब इस पर्टिकुलर एनर्जी से बॉडी कितनी हाइट तक जो है वो बाउंस बैक करेगी, तो m इंटू जी इंटू h डैश हाइट तक जो है वो मैंने मान लिया बॉडी बाउंस बैक कर रही है। तो m से m कट गया, g से जो है वो g कट गया, तो हाइट हम लोगों के पास नए वाली किसके बराबर आ गई, 0.6 टाइम्स द ओरिजिनल हाइट जो है वो हम लोगों के पास होगी। तो हाइट जो है वो किसके बराबर होगी, 0.6 टाइम्स 10 विच इज इक्वल टू 6 मीटर के बराबर जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा। देखो सिंपल है, फिर से समझा रहा हूं। 10 मीटर से जो है वो बॉल को गिराया गया नीचे। अब देखो ना, 10 मीटर की हाइट से बॉल को जो है वो हम लोगों के पास गिराया गया, ग्राउंड पे स्ट्राइक करके 40% एनर्जी जो है वो उसकी लूज होगी। अब बची हुई कितनी एनर्जी है, वो 60% है। अब वो 60% एनर्जी से जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है, और वो कितना मूव कर रही है वो हम लोगों ने जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक आयरन 1200 watt is used for 30 minutes every day, find the electric energy consumed in the month of April। देखो जो भी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है बेटा जी वो किसके बराबर होती है, पावर इनटू में टाइम। क्यों, क्योंकि हम लोगों के पास फॉर्मूला है पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी कैन बी रिटन एज पावर इनटू टाइम। तो पावर हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर होगी, 1200 वॉट के बराबर होगी हमारे पास पावर। टाइम कितना है, 30 मिनट्स एवरी डे। अब 30 मिनट्स एवरी डे कैन बी रिटन एज 30/60 आर एवरी डे। 30 मिनट्स इज आधा घंटा, तो ये आर में मैंने चेंज कर लिया। अब ये तो हर रोज का हो गया। अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 30 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको अगर आप देखो तो ये हो गया 1200 इंटू में 1/2 इंटू में 30 वॉट, और साथ में क्या है हम लोगों के पास आर के बराबर हो गया ये वाला जो है। अब यहां पे देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 1000 वॉट आर। अब ये 1000 वॉट कैन बी रिटन एज किलो वॉट आर। अब ये कितना हो गया, 6 3 जा 18 किलो वॉट आर जो है वो इसकी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। किस महीने की, अप्रैल महीने की। 18 यूनिट बिजली जो है वो खर्च होगी। कैसे हम लोगों ने निकाला, सिंपल जो है वो किलो वॉट आर में चेंज कर दो। देखो आप इसको जूल में भी जो है वो रहने दे सकते हैं, लेकिन जूल के अंदर जो है वो आंसर थोड़ा अलग तरीके से जो है वो निकलेगा। हमने जो है वो इसको किलोवाट आर के अंदर ही जो है वो रहने दिया। 1200 वॉट दे रखा था, टाइम जो है वो 30 मिनट्स था। अब मिनट्स को जो है वो आवर्स में चेंज करने के लिए हमने सिंपली 60 से डिवाइड कर दिया, आधा घंटा हो गया। और टोटल कितने दिन थे, 30 दिन थे, क्योंकि मंथ ऑफ अप्रैल में 30 डेज जो है वो रहते हैं। अब यहां पे हमने एक इसको स्टैंडर्ड यूनिट में जो है वो चेंज कर दिया, जो कि हम लोगों के पास किलोवाट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो शुरू हो गए। शॉर्ट वाले सारे कर लिए, एमसीक्यूज जो है वो सारे कर लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लाइट एंड अ हैवी ऑब्जेक्ट हैविंग सेम मोमेंटम, फाइंड आउट द रेशियोज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा जी एक ना फॉर्मूला हम लोगों के पास होता है, वो हम लोगों के पास क्या है, P का स्क्वायर विच इज मोमेंटम का स्क्वायर जो है 2 टाइम्स मास टाइम्स क्या है हम लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइट और हैवी, दोनों का जो मास है वो हम लोग मोमेंटम जो है वो सेम है। अब देखो दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, एक मैंने ले लिया P स्क्वायर इज 2 मास m1 इंटू में क्या ले लिया, E1 ले लिया। और दूसरा सिनेरियो जो है P स्क्वायर इज, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका मास मैंने ले लिया m2 और एनर्जी ले ली उसकी E2। ठीक है, विच वन हैज लार्जर काइनेटिक एनर्जी, किसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लार्ज होगी। बहुत सिंपल है, मोमेंटम जो है वो सेम है, तो इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो इक्वेट कर दो, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर जो हमारे पास 2m1 E1 की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 2m2 E2 के बराबर होने वाली है। तो यहां पे देख लो एनर्जी 1 अपॉन एनर्जी 2 दैट इज इक्वल टू m2 बाय m1। तो एनर्जी 1 की वैल्यू दूसरे वाले मास पे जो है वो रेशो में है, मतलब उसके अपने इनवर्स रेशो में है मास के। ध्यान से देखना,
एनर्जी 1 इज इन द इनवर्स रेशो, उसका अपने मास के इनवर्स रेशो में है। तो इसका मतलब अगर ये वाले मास की वैल्यू ज्यादा है, m1 की वैल्यू ज्यादा है, तो एनर्जी 1 ज्यादा नहीं कम होगी। फिर से इसको जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला p² 2me जो है वो होता है, ये सबको मालूम है। मैंने जो है वो दोनों को इक्वेट कर दिया, E1/E2 m2/m1 जो है वो आ गया। अब यहां पे देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो इनवर्स रेशो ऑफ मासेस के अंदर है। इसका मतलब मास ज्यादा तो एनर्जी कम। देखो एनर्जी का रेशो इनवर्स रेशो है मास में, डायरेक्ट रेशो नहीं है। E1/E2 m1/m2 के बराबर नहीं है, m2/n1 के बराबर है। तो इसका मतलब इनवर्स रेशो ऑफ मासेस के अंदर है। तो इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा, उस ऑब्जेक्ट की जो है वो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास कम होगी। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि इट इज इन द इनवर्स रेशो ऑफ क्या, मास। देयरफॉर क्या होगा, ग्रेटर द मास, अगर मास की वैल्यू ज्यादा होगी तो ग्रेटर द मास कॉमा लेसर विल बी क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास कम होगी, क्योंकि इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस के अंदर जो है ये प्रेजेंट था। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से जो है वो इसको देख लो। ऑटोमोबाइल इंजन प्रोपेल्स 1000 kg कार along a leveled road at a speed of, एक ऑटोमोबाइल इंजन है जो 1000 किलो की कार को, इस गाड़ी का मास जो है वो गिवन है, एक लेवल्ड रोड के ऊपर जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है। तो मास कितना गिवन है हम लोगों के पास गाड़ी का, 1000 SI यूनिट्स में है, और वेलोसिटी कितनी है गाड़ी की, 36 है ना बेटा जी। तो ना एक काम करो, यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड जो है वो हो जाएगा। तो SI यूनिट वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है, तो 10 मीटर पर सेकंड हम लोगों के पास जो है वो हो गया। आगे फाइंड द पावर इफ द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर जो है वो हम लोगों के पास लग रहा है 100 न्यूटन के बराबर जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों के पास लग रहा है। कौन सी गाड़ी है, ए गाड़ी है। तो पावर जो है वो बट ऑब्वियसली किसके बराबर होती है, कितना फोर्स लग रहा है इनटू में कितनी वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है। फोर्स लग रहा है 1000 और कितनी वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है, 10 की वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है। तो पावर जो है वो 1000 वाट, या जिसको हम लोग जो है वो क्या बोल देंगे 1 किलोवाट जो है वो बोल देंगे, पावर इतनी लग रही है। ठीक है। नाउ सपोज आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर द कार कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी कार बी ऑफ सेम मास एंड कम्स टू रेस्ट। अब ये क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ये गाड़ी जो v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ये ए कार ये किसी बी कार से स्ट्राइक करती है, और जो है स्टेशनरी कार थी बी, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी हम लोगों के पास वो किसके बराबर थी। अब यहां पे ना एक चीज देख लो, देखो इसकी गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर थी हम लोगों के पास 10 के बराबर थी, और ये दूसरी गाड़ी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी ये क्योंकि स्टेशनरी कार थी तो 0 के बराबर यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है स्टेशनरी कार है भी, जिसका मास जो है वो कितना, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। अब देखो जब कोलिजन हुआ तो जो गाड़ी A है वो कम्स टू रेस्ट, गाड़ी A जो है वो रुक गई, लेट इट्स इंजन आल्सो स्टॉप एट द सेम टाइम। नाउ कार B स्टार्ट्स मूविंग ऑन द लेवल रोड विदाउट गेटिंग स्टार्टेड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार B। अब देखो हुआ क्या, गाड़ी A की जो फाइनल वेलोसिटी है वो गाड़ी A रुक गई, और B गाड़ी जो है वो अब मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से जो है वो मूव करेगी। अब यहां पे ना एनर्जी कंजर्वेशन का, मोमेंटम कंजर्वेशन का अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं तो mu1 प्लस mu2, ठीक है, m2u2 m1u1 दैट इज इक्वल टू यहाँ पे m1v1 प्लस m2v2। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो मास तो m है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, प्लस मास यहाँ पे m ले लिया, ये 0 ले लिया, दैट इज इक्वल टू, अब ये मास है m, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है, और मास है m और फाइनल वेलोसिटी इसकी v जो है वो निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो गाड़ी B जो है
वो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जो है वो मूव कर रही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यूजुअली दो पार्ट्स हमने निकालने थे। एक तो अपने को जो है वो पावर फाइंड आउट करना था, वो हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे निकाल दिया, और फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलाइडिंग जो है वो कितनी हो रही है वो भी इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो है वो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। अ गर्ल हैविंग मास 35 kg sits on a trolley of mass 5 kg. The trolley is given an initial velocity 4 meter per second by applying force. The trolley comes to rest after transverse a distance of 16 meter. How much work done on the trolley? How much work done by the girl? तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा जी आपको जो है वो कैसे समझना है कि एक कोई ट्रॉली है और उसके अंदर जो है वो गर्ल है, और गर्ल और ट्रॉली का जो टोटल मास मिला के है वो हम लोगों के पास किसके बराबर हो गया, 40 kg के बराबर जो है वो हो गया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इसकी किसके बराबर जो है वो हमारे पास है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड के बराबर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी उसको गिवन है। ट्रॉली जो है कुछ सर्टेन 16 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट के बाद है, 16 मीटर चलने के बाद वो फाइनली रुक जाती है। तो फाइनली जब रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, 0 के बराबर जो है वो होगी। कितना वर्क डन जो है वो ट्रॉली का होगा। तो देखो बेटा जी, वर्क डन हम लोगों के पास अभी हमने पीछे जो है वो प्रूव किया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लोगों के पास वर्क डन के बराबर जो है वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, -12 इंटू में मास कितना है टोटल ट्रॉली का 40, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 4 का स्क्वायर थी, तो ये 4 इंटू 4 के बराबर जो है वो हो गया। तो 8 4 जा 32, तो -320 जूल जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर हो गया, वर्क डन के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो गया। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द ट्रॉली, कितना वर्क डन जो है, अभी बट ऑब्वियसली कौन वर्क डन कर रहा है, ये वर्क डन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, फ्रिक्शन के जो है वो द्वारा किया जा रहा है। तो ये वर्क डन जो है वो ट्रॉली के ऊपर हम लोगों के पास होगा। और हाउ मच वर्क इज डन बाय द गर्ल, देखो गर्ल जो है वो ट्रॉली के अंदर बैठी हुई है। ठीक है, गर्ल और ट्रॉली का सिस्टम जो है वो एक साथ मूव कर रहा है। गर्ल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गर्ल ट्रॉली के अंदर ही बैठ रही है। तो गर्ल जो है वो ट्रॉली के ऊपर कोई भी वर्क डन जो है वो नहीं कर रही, सारा का सारा वर्क डन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। 4 men lifts 250 kg box to a height 1 meter, holding it without raising or lowering it. How much work is done by the man in the lifting the box? कितना वर्क डन जो है वो मैन द्वारा किया गया बॉक्स को लिफ्ट करने के लिए। तो देखो बॉक्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी इंक्रीज हुई, mgh जो इंक्रीज हुई, तो वही जो है वो वर्क डन होगा हमारे पास। तो ए पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं तो मास ऑफ द बॉक्स इज 250, ग्रेविटी यहाँ पे जो है वो हम लोग 10 ले रहे हैं, कितनी हाइट तक जो है वो हमने लिफ्ट किया 1 मीटर तक, तो वर्क डन की वैल्यू जो है वो 2500 जूल के बराबर हम लोगों के पास हो जाएगी। हाउ मच वर्क इज जस्ट होल्डिंग इट, अब देखो जब हम लोग जस्ट होल्ड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर, जैसे मान लो मैंने ये पेन जो है वो होल्ड कर रखा है, अब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो बेटा जी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वर्क डन भी नहीं होगा। व्हाई डू दे गेट टायर्ड वाइल होल्डिंग इट, फिर वो होल्ड करते हुए टायर्ड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मस्कुलर जो है वो फोर्स उनको एक्सर्ट करना पड़ रहा है कंटिन्यूअसली उसके वेट को बैलेंस करने के लिए। अब हमारी बॉडी के अंदर अगर आपको मस्कुलर फोर्स जनरेट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक वर्क डन करना पड़ रहा है, मतलब वर्क डन नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी को जो है वो सप्लाई करना पड़ रहा है ताकि उस सर्टेन वेट को जो है वो बैलेंस किया जा सके। तो इसीलिए जो है वो मस्कुलर एनर्जी हम लोगों की बॉडी की जो है वो लग रही है, जिसकी वजह से जो है वो बंदा थक रहा है या टायर्ड हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज को पकड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर जो है वो हमारे पास एनर्जी पर यूनिट टाइम के बराबर जो है वो रहती है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट किलोवाट फ्रॉम किलोवाट आवर, किलोवाट इज द एनर्जी यूनिट ऑफ पावर एंड किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो मैं एक बार डिफाइन कर देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज पावर, लिख लो इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जो है वो पावर के बराबर है, एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है वो पावर के बराबर है। अब पावर की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है, जो बेसिक एसआई यूनिट है, तो किलोवाट इज 1000 वॉट, तो 1000 वॉट इज द हमारे पास यूनिट ऑफ पावर। अब किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी,
ठीक है ना, तो वो एनर्जी की यूनिट है। तो किलोवाट आवर इज एनर्जी, तो किलोवाट इज पावर। तो ये जो है वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। जॉग फॉल्स इन कर्नाटका आर नियरली 20 मीटर हाई, 2000 टन ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम इट इन 1 मिनट। ठीक है, तो 20 मीटर जो है वो हमारे पास हाई है, और कितना अमाउंट ऑफ पानी जो है वो गिर रहा है उसके अंदर से 2000 टन कैन बी इतने केजी। ठीक है, 1000 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी हाइट से जो है वो गिर रहा है हमारे पास 20 मीटर हाइट से जो है वो गिर रहा है, कितने टाइम में जो है वो हमारे पास गिर रहा है 60 मिनट्स 60 सेकंड्स में जो है वो हम लोगों के पास गिर रहा है। अब पावर जो है किसके बराबर होगी, देखो कितनी एनर्जी चेंज जो है वो हमारे पास हो रही है, तो दैट इज एनर्जी इज mgh। तो मास कितना है इसका 2 इंटू 10 पावर 6 इंटू ग्रेविटी 10 है, और हाइट हम लोगों के पास 20 है, डिवाइडेड बाय टाइम हम लोगों के पास जो है वो 60 के बराबर है। तो ये पर्टिकुलर सॉल्व करोगे तो ये इक्विवेलेंट पावर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे आने वाली है। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर 7 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 2/3, एंड 2/3 कैन बी जो है वो रिटर्न एज 0.6 इंटू 10 पावर, ये किसके बराबर जो है वो होने वाला है 7। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 6, ये पावर है तो ये वॉट में होगी, तो 6000 किलो वॉट जो है वो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो काफी सिंपल था। mgh जो है वो अपने को एनर्जी इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर लेनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है, तो वो ली, और पावर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी। तो मैं जूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो, पावर रिलेटेड टू स्पीड एट विच द बॉडी कैन बी लिफ्टेड, पावर जो है वो स्पीड से कैसे रिलेटेड है। तो देखो बेटा जी, पावर जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर होती है, एनर्जी और पर यूनिट टाइम। अब कोई भी बॉडी अगर लिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी किसके बराबर जो है वो होगी, mgh बाय टाइम जो है वो होगी। तो पावर कैन बी रिटन एज mg विच इज द वेट ऑफ द बॉडी, और कितनी हाइट से पर यूनिट टाइम वो लिफ्ट की जा रही है, दैट इज द वेलोसिटी विद विच द बॉडी इज लिफ्टेड। ठीक है, तो हाउ इज पावर रिलेटेड, तो ये जो पावर है वो हम लोगों के पास क्या होगी, फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर जो है वो होगी। हाउ मेनी किलोग्राम विल अ मैन वर्किंग एट अ पावर ऑफ इतने बी एबल टू लिफ्ट एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो एक बंदा है, उसकी पावर दे रखी है आपके पास 100 वाट, अगर वो काम कर रहा है तो कितनी जो है वो वेलोसिटी से वो बॉडी को मूव कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा है, कितने वेट को जो है वो उठा पाएगा। अब यहाँ पे देखो, पावर इज फोर्स इनटू में क्या होता है, वेलोसिटी होती है। पावर हम लोगों के पास 100 है, फोर्स इनटू में 1, तो यहाँ पे कितना फोर्स वो जनरेट कर सकता है, 1000 न्यूटन का फोर्स जो है वो जनरेट कर सकता है। तो इसका मतलब वो किसी भी बॉडी जिसका वेट हमारे पास 1000 न्यूटन है वो एबल टू लिफ्ट आराम से जो है वो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में लिफ्ट कर लेगा, क्योंकि वो 100 न्यूटन के फोर्स को जो है वो इस पर्टिकुलर पावर से 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के मूव कराने के लिए जो है वो जनरेट कर पा रहा है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। डिफाइन वॉट, वॉट जो है वो पावर की यूनिट है, इट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो 1 वॉट को जो है वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर बॉडी की एनर्जी 1 जूल है और वो एनर्जी 1 सेकंड के लिए लग रही है तो उसको 1 वॉट जो है वो हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो इट इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम व्हेन अ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन फॉर 1 सेकंड, तो द पावर इज 1 वॉट। तो वॉट जो है वो एनर्जी पर सेकंड जो है वो हमारे पास हो गया। एक्सप्रेस किलोवाट आर इन टर्म्स ऑफ जूल पर सेकंड। तो देखो यहाँ पे बेटा जी, ये है किलोवाट आर, किलोवाट कैन बी रिटन एज 1000 वॉट, आर कैन बी रिटन एज 3600 सेकेंड्स। अब यहाँ पे देखो 1000 वॉट कैन बी रिटन एज, वॉट जो है वो जूल पर सेकंड होता है, और इट कैन बी रिटन एज 3600 सेकेंड्स। अब सेकंड से सेकंड कट रहा और इट इज 360000 जूल। तो 1 किलोवाट आर इज 36 इंटू 10 पावर 5 और 3.6 इंटू 10 पावर 6
जूल के बराबर जो है वो हम लोगों के पास किलोवाट आवर होता है। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल जो है वो गिवन है। न्यूमेरिकल हम लोगों के पास क्या कह रहा है, कोई गाड़ी है जिसका मास दे रखा है हमारे पास 150 kg के बराबर। इंजन डेवलप्स अ पावर ऑफ, पावर कितनी डेवलप कर रहा है इंजन, 500 वॉट पावर डेवलप कर रहा है पर केजी। तो टोटल पावर इंजन जो है वो कितनी डेवलप कर रहा है, 500 इंटू में कितनी वेट है उसका 150, तो ये हो गया 75000 वॉट जो है या 75 किलोवाट जो है वो पावर को डेवलप कर रहा है। What is the force? What force does it exerts in moving a car at a constant speed of? अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स जो है वो हम लोगों के पास है, इनटू में क्या होता है हमारे पास वेलोसिटी। पावर जो है वो हमारे पास कितनी दे रखी है 75,000, कितना फोर्स जनरेट कर पा रहा है, वेलोसिटी हम लोगों के पास कितनी दे रखी है 20 जो है वो दे रखी है। तो फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 75,000 बाय 20, ये कटा और ये हो जाएगा 3750 न्यूटन का फोर्स जो है वो पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर जनरेट हो जाएगा। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मूव कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द पावर एट विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मूविंग अपवर्ड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी गिवन। एक बटरफ्लाई है जिसका मास दे रखा है और वो 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो ये देखो पावर जो है उसको कंपेयर करना है, किसके बराबर होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो 1 ग्राम की है तो 1 ग्राम का मास हो गया 1/1000 इंटू में m इंटू जी होता है ना फोर्स। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो mg फोर्स तो लगाना पड़ेगा ऊपर मूव करने के लिए, इंटू में स्पीड क्या है उसकी 0.5। तो ये हो गया हमारे पास 5/1000 वॉट जो है वो फर्स्ट केस में पावर आ गई। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो 250 ग्राम की स्क्वायरल है, 250 ग्राम की स्क्वायरल है तो 250/1000 इसका मास हो गया केजी में, और इनटू में जो है ये ग्रेविटी लग रही है, इनटू में कितनी स्पीड से मूव कर रही है 0.5 की स्पीड से जो है वो मूव कर रही है। तो ये कटा और ये कटा और ये आ गया हमारे पास 5/2 इंटू 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 0.25/2, तो 0.125 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा छोटी है एज कंपेयर टू दिस, तो इसका मतलब जो स्क्वायरल है उसके अंदर ज्यादा पावर हम लोगों के पास जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि पावर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी है। तो इससे अगर हम लोग कंपेयर करके चलें तो स्क्वायरल की पावर जो है वो कंपैरेटिवली बटरफ्लाई से जो है वो ज्यादा है। तो मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। तो बेटा जी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो है वो सारा का सारा क्वेश्चन बैंक जो है वो हम लोगों ने फिजिक्स का खत्म कर दिया है। वीडियो सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, मैं जूम करके चल रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर करेंगे, क्योंकि लाइक्स देख के जो है वो एक मोटिवेशन मिलती है। साउंड की वीडियो के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया, जिससे मैं मोटिवेट हुआ, और जो है वो बहुत सारे वीडियोस हम लोग एग्जाम्पलर के फिजिक्स के जो है वो लेके आए। तो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, बहुत सारा कंटेंट जो है वो हम लोग लेके आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब।